Welcome back, my friends. Please listen. In the last one, we have discussed about the conditions of maxima and minima in the case of interference. Today, we start the conditions of sustained interference. देखिए, एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं. अगर आप हेडिंग डालना चाह रहे हैं तो ये लिखेंगे कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. हो सकता है आप इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कर रहे हो कि ये सस्टेन्ड वर्ड क्या है. सस्टेन्ड वर्ड एक तरीके से वेल डिफाइंड, गुड क्वालिटी, कुछ भी कह सकते हो, एक्यूरेसी, बढ़िया क्वालिटी का अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए क्या क्या जरूरी है. तो कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होंगी तो आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा. इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो ध्यान रखिएगा. पहली कंडीशन, वो कंडीशन है हमारी कोहेरेंट सोर्स. ये जो दो सोर्स हमने लिए थे पीछे, S1 और S2, वो कंपलसरी है, कोहेरेंट होने चाहिए. अब आप सोच रहे हो कि कोहेरेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो पहले मैं उस पर बात करता हूं. इसको आगे डिस्कस करने से पहले आपको मैं सिखाता हूं कोहेरेंट का मतलब क्या है. पहले इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा. ये फर्स्ट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन बनेगी आगे चल के. देखो, टू वेव सोर्सेज हैं. अगर उनसे निकलने वाली या एमिट होने वाली जो वेव्स हैं उनके बिटवीन फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे, फेज का डिफरेंस हमेशा कैसा रहे, कांस्टेंट रहे. ये जीरो भी हो, जीरो भी कांस्टेंट है. फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, मेन लाइन समझना, तो वो सोर्स कहलाएंगे कैसे, कोहेरेंट सोर्स. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिफाइन द सेंस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स, तो आप कहेंगे सच वेव सोर्सेस, द वेव्स emitting from that sources have always constant phase difference, those are known as coherent source. तो चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. लिखिए, such source of waves which give wavelets with constant phase difference are called coherent source. ध्यान रखिएगा, कोहेरेंट सोर्स कभी भी दो सेपरेट सोर्स यूज करके नहीं बनाए जा सकते. जैसे आप सोचो दो कैंडल यूज कर लें, दो बल्ब अलग अलग. सिंगल सोर्स से अगर हम टू सोर्स डिराइव करेंगे, जैसे स्क्रीन लगा दिया, दो होल कर दिए, तो उस स्क्रीन के बाद जो आपको दिखेगी लाइट वो लगेगा टू सोर्सेस से आ रही है, लेकिन उसका मेन सोर्स कौन है, फर्स्ट सोर्स. तो हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट आता रहेगा. तो आप कह सकते हैं इट इज मतलब कोहेरेंट सोर्स, इट इज गेट्स बाय मेकिंग सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेस लिख दें, S1 एंड S2 फ्रॉम ए कॉमन सोर्स, फ्रॉम ए कॉमन सोर्स S. इतना नोट करिए, फिर हम कंडीशंस की बात करते हैं. देखिए, अब हम लोग कंडीशंस पे बात करेंगे, तो हम कहेंगे टू गेट अ वेल डिफाइंड. आप ये भी कह सकते हो वेल डिफाइंड, सस्टेन्ड का मतलब वेल डिफाइंड. तो अब ये तो डेफिनेशन हो गई, खाली अब कंडीशंस की तरफ बढ़ेंगे. तो हम सबसे पहली लाइन तो कहेंगे टू गेट अ वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न, following conditions fulfilled. अब चलो एक एक कंडीशन की बात करते हैं. फर्स्ट कंडीशन कि दोनों जो सोर्स हैं वो कोहेरेंट होना कंपलसरी है.
मस्ट कंडीशन है, या जो भी कहें तो हम कहेंगे बोथ सोर्स ऑफ लाइट, both sources of light must be coherent, that is करके भी लिख सकते हो। कोहेरेंट का मतलब है कि उनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखें, दैट इज द वेव्स कमिंग फ्रॉम those sources have constant phase difference। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन हमारी फ्रीक्वेंसी की है। दोनों ही वेव्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल ना हो तो प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो कभी भी फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरी करता रहेगा, तो कोहेरेंट नहीं होंगे। और कोहेरेंट नहीं होते हैं तो एक ही पॉइंट पे कभी ब्राइटनेस होगी, कभी डार्कनेस, कभी ब्राइटनेस, कभी डार्कनेस। तो कभी आपको वेल डिफाइंड पैटर्न यानी डार्क एक जगह हमेशा फिक्स हो जाए और ब्राइट फिक्स हो जाए, ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे लाइट है हमारी जो जल रही है, ये ध्यान रखना 50 फ्रीक्वेंसी होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, यानी 50 साइकिल पूरे होते हैं। एक साइकिल में 2 बार ऑफ होती है और 2 बार ऑन होती है। 2 बार पीक अटेंड होता है मैक्सिमा और 2 बार मिनिमा। अगर आपको एसी पीछे याद हो, पढ़ाया हो, ग्राफ ऐसे बनाते कि नहीं बनाते बताओ? 1 अगर उसमें देखा जाए 2 जीरो है कि नहीं, और 1 साइकिल में 2 मैक्सिमा भी है। तो 2 टाइम ऑन हो रही है, 2 टाइम ऑफ हो रही है, लेकिन क्या आपको ऑफ होती है ऑब्जर्व हो पा रही है? आपको ऑन ही दिख रही लगातार। रीजन क्या है? हमारी आईज में डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या कहते हैं? अगर कोई चेंज विद इन 10 सेकेंड हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है, मतलब 10 सेकेंड से अंदर, सॉरी 1 सेकेंड में 10 टाइम, मतलब 1 सेकेंड में अगर 10 बार से ज्यादा कोई चीज वेरी हो रही तो हम उस वेरिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ये फैन आपको देखो अलग अलग पंख इसके दिख रहे हैं क्या? क्यों नहीं दिख पा रहे? क्योंकि इसका जो आरपीएम है या आरपीएस है वो मोर देन 10 है। धीमा धीमा बहुत चले तो वो आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे, ठीक है? तो इतना जब क्विक चेंज होता है तो हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व, जैसे मूवी क्या है? मूवी है क्या? मोशन पिक्चर। मूवी का मतलब क्या है? मोशन पिक्चर। उसमें पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, लेकिन वो मूव हो रही हैं और फास्ट मूव होती हैं, इसलिए हम उस मोशन को अलग अलग नहीं डिटेक्ट कर पाते, हमको मूव करता हुआ पूरा सीन दिखता है। ये किस वजह से हो पाता है? परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से, ठीक है? पुराने समय में जो टीवी चलती थी अक्सर अक्सर पिक्चर फंस जाती थी, एक ही सीन लगातार लगा पता लगा बहुत देर तक, ऐसा कुछ सेटिंग गड़बड़ होती होगी तो मोशन प्रॉपर नहीं हो पाता होगा। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे फेज लगातार वेरी करेगा, जिससे अच्छा इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। तो आप सेकेंड कंडीशन में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स must be equal, if not, अगर ऐसा नहीं है, if not then phase continuously varies, and no sustained interference obtained, ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कर ले, फिर अगला पॉइंट उठाते हैं। अब देखिए थर्ड कंडीशन पे आते हैं। अब थोड़ा सा जो कंडीशंस आगे इस्तेमाल होंगी उसके लिए आप इस पे फोकस करें। ये फॉर्मूला हमारे पास है फ्रिंज विड्थ का, इसकी वजह से या इससे समझकर हम कुछ कंडीशंस बताएंगे। जैसे आप ध्यान देना, W मतलब विड्थ, फ्रिंज विड्थ इतनी तो सफिशिएंट हो कि हमको दिखाई पड़ जाए। बहुत महीन चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो देखो ये जब सफिशिएंट थिकनेस होगी तभी तो आप सेपरेट देख पाओगे फ्रिंजेस को। जितना क्लोजर होंगी, ध्यान रखना, जितना उनके बीच का सेपरेशन कम होगा
उतना ही हम लोग उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो देखो अगर स्मॉल डी बहुत छोटा हो तो ये काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं बताओ, क्योंकि वो डिवाइड में इनवर्सली है ना। यानी दोनों सोर्स जो तुमने S1 S2 लिए थे उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, सेपरेशन जितना कम होगा D की वैल्यू उतनी कम है, W उतना ज्यादा आएगा, तो थिक वेव्स वो बनेंगी फ्रिंजेस, तो आप आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि नहीं। तो ये कंडीशन कह रही कि स्मॉल d की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन ये बनेगी। तो आप लिखिए द सेपरेशन बिटवीन slits S1 and S2 should be minimum, should be minimum। अच्छा अगर मिनिमम नहीं है भाई, बहुत कम नहीं है अगर स्मॉल डी, तो क्या होगा ये बात लिख लेनी चाहिए मुझे। इफ डी इज लार्ज देन W is equal to d lambda by small d is very small, so we can not able to detect separate fringes। हम उनको अलग अलग देख ही नहीं पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये इस फॉर्मूले से हमने इस बात को ऑब्जर्वेशन में लिया, इसलिए फॉर्मूला साथ में लिख दिया। अब देखो इसी लॉजिक के हिसाब से अगर इस फॉर्मूले से फिर हम बात करें, जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, तो अगर स्क्रीन का सेपरेशन S1 S2 से, जिस स्क्रीन पे पैटर्न चाहिए मुझे, वो D माना था मैंने पीछे डेरिवेशन में, तो ये जितना ज्यादा लार्ज होगा, सफिशिएंट होगा, उतना ही W की वैल्यू बड़ी होगी और विड्थ बड़ी होगी। थिक फ्रिंजेस देखो, मतलब बहुत थिक होंगे जब फ्रिंजेस, तो आप आराम से ऑब्जर्व कर पाओगे। अभी बहुत ही पतली पतली बन जाए तो दिखेंगी नहीं, एक जैसा दिखेगा। आप समझना, अगर कोई एक शर्ट व्हाइट हो, उसमें बिल्कुल एक सिंगल धागे की आप लाइनिंग डलवा दो और काफी दूर खड़े हो जाओ, तो पूरी शर्ट कैसी आपको ऑब्जर्व होगी? व्हाइट। वो लाइन चूंकि बहुत महीन है तो हम उनको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनके बीच का सेपरेशन, वो हमको चिपकी हुई महसूस होंगी। इसको रिजॉल्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजॉल्विंग पावर। तो बस वही समस्या यहां पैदा होती है अगर बहुत महीन फ्रिंजेस बनती हैं तो, बहुत थिन बनती हैं तो थोड़ा सफिशिएंट थिकनेस हो कि हम उसको ऑब्जर्व कर पाए। तो जैसा इश्यू पीछे उठाया था स्मॉल डी के साथ, तो स्मॉल डी छोटा होना चाहिए लेकिन कैपिटल डी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो हम कहेंगे द सेपरेशन बिटवीन slits and screen should be large। अब इसमें रीजन नहीं बता रहे हैं कि क्यों लार्ज हुई, अंडरस्टूड है इस फॉर्मूले से। आप ऊपर चाहो लिख दो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो और बेटर रहेगा। दिस कैपिटल डी मस्ट बी लार्ज। देखो नेक्स्ट बात हम उठाते हैं यहां पर कि जो एम्पलीट्यूड्स थे पीछे फार्मूले में, देखो A1 A2 आया था, 2 एम्पलीट्यूड्स लिए थे। वो एम्पलीट्यूड अगर एकदम इक्वल हैं तो बहुत बढ़िया पैटर्न आएगा, ना एकदम इक्वल पॉसिबल हो तो अप्रॉक्स इक्वल होने चाहिए। रीजन क्या है? देखो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था आपको याद होगा, आई मिनिमा, वो A1 माइनस मिनिमा को मतलब हम डार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज की 2 कैटेगरी बताई थी, ब्राइट फ्रिंज और डार्क। अगर डार्कनेस हल्की फुल्की हो ब्राइट के बगल में तो वो डार्कनेस फील नहीं होगी और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर जितना ज्यादा कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट तो समझते हो ना, हम लोग कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन चूज करते हैं कहीं हमें ज्यादा अगर शो ऑफ करना है। जैसे मैं होर्डिंग बनवाता हूं एग्जांपल के लिए, तो मैं अपने पेंटर से साफ कहता हूं कि हर चीज अलग महसूस होनी चाहिए।
अब सपोज करिए अगर हमारा बैकग्राउंड एकदम रेड हो, उस पर अगर हम ब्लू से लिखवा दें तो दूर से विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं डार्क ग्रीन पे व्हाइट से लिखाता हूं तो मुझे पता है साफ दिखता है। एक डार्क कलर के साथ दूसरा जितना लाइट होगा उतना क्लियर बनेगा। एक लाइट बैकग्राउंड भी है, पिंक लाइट बैकग्राउंड हो सपोज करो, और उसी पर लाइट रेड से हम लिखा दें तो वो चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखती है। ये वर्डिंग बनवाने वालों के साथ ये इश्यू रहता है, जो नए नए शुरुआत करते हैं, जो भी प्रचार, वो इस चीज में आपकी स्क्रीन पे बढ़िया दिखेगा। जब वो बना के टेम्पलेट भेजते हैं तो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो जब मार्केट में खंबे पे 20 फीट पे लगा होता है ऊपर, तो वो चीजें विजिबिलिटी बड़ी, मतलब कोई घुस के देखे क्या लिखा तो भले पहचान पाए, ये दिक्कत होती है। और हमको जब ऐड करना है तो हमें ये थोड़ा कि कोई खुद स्ट्रेस ले, वो ना देखना चाहे फिर उसको दिख जाएगी क्या लिखा है, तो फायदा है भाई। बाहर जो भी पब्लिसिटी वाले सब, इनका अपना हर चीज का एक रूल्स होते हैं। तो कभी कभी नए लोग को हम दे देते हैं, जो पुराना मेरा काम कर रहा है वो ज्यादा अच्छा करता है क्योंकि उसको सब पता है, फिर भी उसमें हम सुधार कराते रहते हैं। हमको इतने दिन से कराते भी अनुभव हो गया इन चीजों का। तो मेरा कहने का कंट्रास्ट से कि अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो गए तो मिनिमा 0 हो जाएगा। देखो इंटेंसिटी मिनिमा कितनी हो गई, 0, मतलब प्योर डार्क आ जाएगा, और डार्क के बगल में ब्राइट होगी, फिर प्योर डार्क होगा, तो अच्छा दिखेगा, बढ़िया दिखेगा, फोकस अच्छी होगी उस पर कि नहीं होगी, बताइए। ये चीजें आप कहीं और भी ऑब्जर्व करते होंगे, जब वीडियो शूट वगैरह करते हो, लाइट जिस तरफ जल रही हो बल्ब उधर ही आप खड़े हो जाओ और कैमरा दूसरी साइड से लो तो बहुत बढ़िया फोटो नहीं आती। ये सब चीजें होती। तो यहां कंट्रास्ट के लिए मतलब मैं कहूंगा, हम कहेंगे एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव आर आइदर इक्वल और अप्रॉक्स इक्वल टू गेट अ बेटर कंट्रास्ट। ओके, तो अगला कौन सा कंडीशन नंबर आ गया ये 5। तो लिखिए जरा, द एम्पलीट्यूड्स of waves should be equal to get 0 मिनिमा। और मिनिमा के बारे में ब्रैकेट में लिख देना, आई मिनिमा इज इक्वल टू a1 माइनस a2 स्क्वायर। Then a perfect contrast produces। एक और कंडीशन आएगी, इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं। देखो एक लास्ट कंडीशन की बात करते हैं। ये जो हमने S1 S2 बनाया था ना, ये नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। कैसी हो, जितना पॉसिबल हो उतनी नैरो बनाइए। अब आप सोचते नैरो क्यों होना चाहिए, तो पहले लिख लो फिर बताता हूं। द स्लिट्स S1 and S2 should be quite narrow। अब ऐसा क्यों हो उसका लॉजिक समझ लें, लिखे चाहे ना लिखे। देखो अगर वाइडर सोर्स लिया तुमने S1 S2, जो वाइड सोर्स होगा उसको हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ मैनी नैरो सोर्सेस। जो वाइड सोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, इट इज द ग्रुप ऑफ मैनी नैरो सोर्सेस। और एक पेयर नैरो सोर्स का मिलकर एक पैटर्न बनाएगा। अब खुद ही वो काफी बड़ा, आपने वाइड ले लिया तो उसमें कई पेयर होंगे नैरो सोर्सेस के, उनके अपने इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे आएंगे, तो कई के इंटरफेरेंस पैटर्न ओवरलैप होंगे। किसी का डार्क ब्राइट से ओवरलैप हो जाएगा, किसी का ब्राइट डार्क से, तो आपको पूरी स्क्रीन ब्राइट ही महसूस होगी। ये समस्या आती है अगर ज्यादा स्लिट्स को ओपन कर दिया जाए या वाइडर कर दिया जाए, तो हमारी स्लिट्स जितनी नैरो पॉसिबल हैं उतनी नैरो बनाई जाती हैं। ये लास्ट कंडीशन है, नोट करें। देखिए इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 सेपरेट सोर्स लिए जाएं। अभी मैंने कहा था कोहेरेंस में पढ़ाया था कि एक ही सोर्स से हम 2 सोर्स बनाते हैं। अगर हम ना बनाएं, हम क्या करें,
टू बल्ब या टू कैंडल्स यूज कर दें सेपरेट इंडिविजुअल, और फिर हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएं तो क्या बनेगा? तो पहली बात तो नहीं बनेगा, हेडिंग ही यही है देखो, नो इंटरफेरेंस बाय टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस। क्यों नहीं बनेगा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। भाई किसी बात को आपने बोल दिया तो कोई लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस एक तर्क का विषय है, डिस्कशन का, कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई कॉन्सेप्ट बताने होंगे। इतना कह के नहीं कि नहीं होगा तो जाओ, नहीं होगा, ठीक है। देखिए होगा क्यों नहीं, रीजन क्या है? जब आपने टू सेपरेट सोर्स लिए तो उनसे जो वेव्स निकलती हैं उनका कोई एक दूसरे से रिलेशन है क्या? जब दो सेपरेट जगह से आ रही हैं तो क्या एक दूसरे पर कैसे भी डिपेंड करेंगी? वो नहीं डिपेंड करेंगी, क्योंकि उनके सोर्स सेपरेट हैं। वहां से आने वाली वेव्स के बीच का जो इंटरफ्लो है, फेज डिफरेंस, वो कभी कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरी करेगा टाइम टू टाइम। और अगर फेज डिफरेंस वेरी कर रहा है, अभी पीछे डिस्कस किया था, तो एक ही पॉइंट पे कभी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी तो कभी डार्कनेस बढ़ जाएगी, और ये वेरिएशन बहुत रैपिड होता है। रैपिड समझते हो? मैनी टाइम्स इन 1 सेकेंड। और इतना रैपिड होता है जिसे हमारी आंखें ऑब्जर्व करने में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? हमारी आंखें इतना जल्दी जल्दी वेरिएशन को ऑब्जर्व करती हैं, उसको ही बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, और हमें पूरी स्क्रीन एक जैसी हमेशा दिखेगी, यूनिफॉर्म, हल्की ब्राइट हल्की डार्क मिक्स, मतलब पूरी एक जैसी, अलग अलग स्ट्रिप्स नहीं महसूस होंगी मुझे। और स्ट्रिप्स महसूस करना ही या दिखना ही तो पैटर्न है, इंटरफेरेंस पैटर्न है। डार्क ब्राइट अल्टरनेट बननी चाहिए। तो लॉजिक समझ में आया? यही हमें थ्योरेटिकली इस चीज को आपको लिखाना है और आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर इज नो इंटरफेरेंस पैटर्न obtained by two independent light sources, because रीजन क्या, अब उस पर बात करते हैं। बिकॉज देयर इज always phase difference varies. Phase difference varies between waves coming from these sources. Coming from these sources, and hence intensity at any point on screen varies. This variation is very rapid, which we can never observe. We can never observe due to persistence. Due to persistence of vision. Hence, the screen always
appear uniform. ये नोट कर लें। देखो एक और पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पीछे मैंने भी पढ़ाया आपको कि जो हम लोग लाइट सोर्स यूज करते हैं वो किस नेचर का होता है, मोनोक्रोमेटिक, बताया था। अब यानी सिंगल कलर कह सकते हो, सिंगल वेवलेंथ कह सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट समझते हो, विबग्योर जो सनलाइट है, कॉम्बिनेशन ग्रुप, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो फिर क्या चेंज आया हुआ। तो उसके लिए मैं बता दूं, एक लाइन में अगर आप बात करें, वन लाइन में, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा। सेंटर, उसका जो सेंटर वाली फ्रिंज होगी वो व्हाइट होगी, कैसी होगी, लेकिन फिर दोनों साइड कुछ कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगी, और दो चार फ्रिंजेस के बाद फिर स्क्रीन पूरी सपाट है, यानी कि जनरल इल्यूमिनेशन, यानी हल्की सी वो ब्राइटनेस हो जाएगी और खत्म। बहुत अच्छा और बड़ा इंटरफेस पैटर्न नहीं मिलेगा। बस इतना कंक्लूजन यहां पर हमें इस पे लिखना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद व्हाइट लाइट। का भी 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप की बात पूछे तो आप बता पाओगे। तो सबसे पहले लिखना, वी हैव या वी नो दैट white light have wavelength between 4000 angstrom to 7000 angstrom। ये तो इसकी रेंज की बात कर दी मैंने। आप कहेंगे if we use white light in place of monochromatic light, we get a pattern with white central fringe, white central fringe and few colored fringes on either side. Then general illumination, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए।